हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजन सर जूनियर फाउंडेशन। आपका एक नए से चैप्टर शुरुआत हो रहा है, उसमें स्वागत है। वो कौन सा चैप्टर है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, खतरनाक किस्म का ये चैप्टर है। और आपको जब पढ़ना शुरू होगा ना, यहाँ पे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे ना, तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपको लगेंगे, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ ना कि कोई टेंशन ही ना होगा। तो देख बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज ये चैप्टर नंबर 9 है। और 9.1 के इंट्रोडक्शन को आज हम लोग कवर करेंगे। यानी कि 9.1 को बनाने के लिए कौन कौन से बातों को जानना जरूरी है, वो सब सारी चीजें हम लोग एक एक कर करके अभी सीखने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो हमें जानना है कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको कांस्टेंट हेडिंग लगाना पड़ेगा अपने नोटबुक में, तो जल्दी से कांस्टेंट हेडिंग लगा लो। ठीक है, देखो कांस्टेंट किसको कहते हैं? जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। अब फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ? तो पहले ये डेफिनेशन लिख लो। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि 5 -2 0 3/4, ठीक है, 9 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है ना वो आपके कांस्टेंट हो गए। क्यों कांस्टेंट हुए? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। नंबर वाला जो वैल्यू है ना वो फिक्स्ड है। अगर मैंने तुमको कहा बेटा 5 कप चाय लेकर के आओ, तो तुम्हें कहूंगा तब भी तुम 5 कप ही चाय लेकर के आओगे। और अगर मैं तुम्हारे भाई बहन को कहूंगा तब भी वो 5 कप ही चाय लेकर करके आएंगे। यानी 5 कभी बदलने वाला नहीं है। ये 5 5 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा, चाहे कहीं भी यूज करे, कोई भी यूज करे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो कि जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सभी के सभी नंबर्स हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख दूं क्या, कि ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी के सभी हमारे कांस्टेंट कहलाएंगे, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे माइन यहाँ पे देख लो बेटा -9/5 हो। यानी कि आपको निगेटिव रियल नंबर हो, रेशनल नंबर्स हो, जो भी हो, वो सभी के सभी आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। कांस्टेंट क्लियर हो गया। कांस्टेंट के बाद एक टर्म हमें समझना है कि वेरिएबल, क्योंकि इसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल खतरनाक तरीके से आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो देखो बेटा, अब वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड ना हो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। चलो लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे वेरिएबल कहा जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल बताएं, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल होगा ABCD से लेकर करके और XYZ, यानी कि Z तक की कहानी हो जाएगी। अब समझो, ABCD सर ये क्या वेरिएबल हो गया? तो आपने कभी सुना है एक्स का वैल्यू कहीं पे 5 आता है, एक्स का वैल्यू कहीं पे 0 आता है, एक्स का वैल्यू कहीं पे -7 आता है, एक्स का वैल्यू कहीं पे 5/2 आता है। तो एग्जैक्टली आप एक्स की वैल्यू निकालते हो और अलग अलग वैल्यू आपको निकल कर करके आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्स की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वैरी कर रहा है। वैरी मतलब कि बदल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे उन बातों को लिख ही डालूं। यहाँ पे जो वेरिएबल है ना बेटा, एक टर्म से बना है वैरी। वैरी इस कौन से टर्म से बना है? वैरी। ये देखो यहाँ पे VARY, वैरी। वैरी का मीनिंग होता है टू चेंज। टू चेंज मतलब कि बदलना। ठीक है, तो ये वैरी से मिलकर के बना है। तो अगर मैं तुम्हें कह दिया कि बेटा x कप चाय लेकर के आना है, तो तुम सोचोगे कि सर एक बार x का वैल्यू 5 आया था तो 5 कप चाय लेकर के चले आओगे। ठीक है, एक देखेगा सर एक बार x का वैल्यू तो निकाले थे तो 0 आया था, तो 0 कप यानी बिना चाय लिए हुए ही चला आएगा। अरे भाई, भेजा था चाय लाने के लिए, तुमने 0 लेकर के चला है। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो वेरिएबल होते हैं एक्स की वैल्यू, अब मैं क्या मानूं? 0 मानूं, 5 मानूं, -7 मानूं, 5/2 मानूं? तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जहां भी अल्फाबेटिकल लेटर्स लिखे होंगे, आप उसको बोलेंगे कि एग्जैक्टली मैथमेटिक्स में ये वेरिएबल की तरह कंसीडर किए जाते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा हम हटा देते हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई नीड नहीं है। ओके, चलो भैया, बढ़िया है। अब कांस्टेंट आपने समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया। देन अब आपको समझना है टर्म्स, कि ये टर्म्स क्या होता है। ठीक है,
तो जल्दी से बेटा हेडिंग डाल ले। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिन जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आप नए स्टूडेंट हैं, आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं तो बन जाओ ना हमारे सब्सक्राइबर। कितनी अच्छी बात है कि मेरे सब्सक्राइबर रहोगे, मेरे स्टूडेंट रहोगे। इतना अच्छा से तो मैं पढ़ा रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो लाइक करोगे तो अच्छी बात रहेगी। लाइक कम आते हैं लेकिन और आने चाहिए, क्योंकि व्यूज के हिसाब से लाइक होने चाहिए। तो आपके सपोर्ट से ही ये चैनल बहुत आगे जाएगा। प्लीज सपोर्ट में, सपोर्ट कैसे कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, वो भी पढ़ेगा, वो भी सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू। चलो देखो हम टर्म्स देखने वाले हैं। ये जो टर्म्स है ना वो क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, बेटा कांस्टेंट एंड वेरिएबल का ये जो है ना कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे? तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। तो बाय बाय मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है बेटा, मैथमेटिकल कितने सारे ऑपरेशन हैं आपको पता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने सारे हैं? तो टोटल 4 हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहीं पे मैं बता देता हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशन, टोटल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो बेटा एग्जैक्टली 4 हैं। एक तो बेटा एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है। यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिसको हमें पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में ऑपरेशन करना पड़ता है। चलो यहाँ पे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल किससे किससे होना चाहिए? तो मल्टीप्लिकेशन से होना चाहिए एंड डिवीजन से होना चाहिए। एग्जैक्टली समझ में आई बात? तो अब आप क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तभी तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो मैंने 5x लिखा, तो तुम कहोगे यस सर ये 5 हमारा कांस्टेंट है और ये x मेरा वेरिएबल है। तो देखिए सर कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है ना, और दोनों किस चीज से है? तो बेटा कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लीकेशन से है। इसका मतलब कि 5x मेरा एक टर्म हो गया। अच्छा देखो, -3xyz, बोलो ये आपका टर्म हुआ कि नहीं? तुम कहोगे बिल्कुल टर्म हो गया सर। ये -3 देखिए सर कांस्टेंट है, अब बाकी x y z ये सब हमारे वेरिएबल हैं, तो एग्जैक्टली ये भी आपका टर्म हो गया। अच्छा अच्छा हमें बताना, 7 यहाँ पे 7y बाई में 7 बाई 2। अच्छा इस तरीके से ये आपका टर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहोगे यस सर ये भी तो हमारा टर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई, आपने टर्म को भी समझ लिया कि टर्म कैसे होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल होते हैं। और उस कांस्टेंट एंड वेरिएबल में आप ध्यान दोगे तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ देखो 2 डिवाइड में है ना, बाकी 7y ऊपर न्यूमरेटर में है, तो एग्जैक्टली आपने समझ लिया कि कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन होंगे तो वो कहलाएंगे टर्म्स। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया बेटा कि तुम मुझे बताना कि ये x टर्म है कि नहीं है। जरा बताओ मुझे टर्म है कि नहीं? तुम कहोगे नहीं सर इसमें तो केवल और केवल वेरिएबल है, तो ये टर्म नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे होगा। तुम कहोगे कैसे होगा? तो हम कहेंगे ऐसे होगा। देखो यहाँ x तो लिख लिया ना भाई। अब x लिख लिया तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 1 × x। वाह, 1 था लेकिन छिपा हुआ था, दिख नहीं रहा था। है ना भाई, यहाँ पे दिख नहीं रहा था। या कोई बच्चा ऐसे भी कह सकता है कि सर x/1 भी तो कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं ना वो सबके सब टर्म्स हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे करके लिख दूं क्या, ऑल वेरिएबल्स आर टर्म्स। बोलो कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी, पेट में दर्द होगी, नाक में आपके बहाव होंगे? हाँ हाँ, सर मिचलाएगा, सर दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑल वेरिएबल्स आर टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे लिख डालो कि सभी के सभी आपके वेरिएबल जो हैं वो टर्म होंगे। क्लियर है? हाँ भाई अच्छी बात है। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर तुमको दे रहा हूँ। तुमको बताना है कि ये जो 5 है ये आपका टर्म है कि नहीं है। 5 टर्म है कि नहीं? तुम बोलोगे यस सर ये तो पक्का टर्म नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है कि ये टर्म नहीं है सर। ठीक है भाई, तुम हमें बताओ जरा कि ये क्यों टर्म नहीं है। तो वो पता है क्या कह रहा है कि सर यहाँ पे केवल और केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ये भी बात सही है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये टर्म है। अचानक से तुम शॉक में पड़ोगे, कैसे टर्म हो गया सर, यहाँ तो वेरिएबल दिख नहीं रहा है फिर भी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे टर्म है ये 5। तो बेटा मेरे
मैंने आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया हुआ है, तो देखो तो 5 को हम 5 और इंटू में x टू दी पावर, अच्छा 5 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या इसको? लिख सकते हैं सर, तब भी तो ये 1 भी तो हमारा कांस्टेंट ही है। तो हम बोलेंगे अच्छा अच्छा रुको रुको, ठहरो ठहरो, ठहर जा ठहर जा ठहर, अरे थामा थामा थामा। यहाँ पे देखो, बात ऐसी है कि 5 है और इंटू में 1 को हम x का पावर 0, y का पावर 0, m का पावर 0 लिख सकते हैं क्या? यानी 5 को हम 5x का पावर 0 लिख दिए। यस सर, ये तो कांस्टेंट था, बट यहाँ पे क्या है ना, कांस्टेंट वेरिएबल का मिक्सचर हो गया। यानी x का पावर 0 है उसके पास बट दिख नहीं रहा है। इसका मतलब कि ऑल कांस्टेंट आर टर्म्स, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, ऑल कांस्टेंट आर टर्म्स, ऑल कांस्टेंट्स आर टर्म्स, ठीक है। यानी कि जितने भी सारे कांस्टेंट है वो भी टर्म है, जितने भी वेरिएबल हैं वो भी टर्म है, ठीक है। और टर्म्स के बारे में तो तुम समझ ही गए कि टर्म्स किसे बोलेंगे। तो इतना डिटेल में समझने के बाद अब आपको टर्म्स में दिक्कत नहीं होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। चलो भैया, अब आगे बढ़ जाते हैं टर्म के बाद, ठीक है। टर्म के बाद हमें सीखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे चले आए आपके चैप्टर के शुरुआत में, ठीक है। तो अब यहाँ हेडिंग लगा लो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत मस्त टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, इसके डेफिनेशन को पहले देख लो बड़े प्यार से, कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। यहाँ पे बेटा टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, टर्म्स किसके थ्रू? तो बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन समझते हो ना बेटा? सब्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है घटाव, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। वाह, अच्छी बात है। कौन से यहाँ पे ऑपरेशन यूज हो रहे हैं? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चे, एकदम अच्छे से समझना। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो बेटा, ये 5x बताना कि टर्म है कि नहीं, और ये 3 टर्म है कि नहीं, और यहाँ पे माइनस से कर दिए, इसका मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, 2x स्क्वायर और 5x y और 7, बेटा बताना ये तीनों टर्म है क्या? देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि ये सभी के सभी मिल कर करके हमारे क्या बन गए? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए। तो जरा बताना इसमें कितने सारे टर्म्स है? एक टर्म तो ये है सर, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। तीनों टर्म को मिला करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने सारे टर्म्स हैं? तो सर यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे ये बेटा 3 टर्म्स हैं। तो आप यहाँ पे बातों को समझो। जब टर्म्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिले तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना डालेगा। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा देखो, आपको देखना होगा कि कितने सारे टर्म्स हैं। दो कैसे देखोगे? बस प्लस माइनस से सेपरेट कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 3/4 x स्क्वायर और 5x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस में 2 है। बताना बेटा यहाँ पे कितने सारे टर्म्स हैं? तो तुम कहोगे कि सर प्लस से यहाँ एक है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है। यानी इसमें कितने सारे टर्म्स हो गए बेटा? तो 4 टर्म्स हो गए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो ये अलग अलग टर्म्स हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टर्म्स तो हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे टर्म्स है। लेकिन एक बात तो तय है कि आपने जो है ना वो सीख लिया है, क्या सीख लिया है? कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बोलो आगे बढ़ूं क्या? अगर आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से सीख लिया तो अब हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थोड़े से टाइप्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आपको टाइप्स को देखना है, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप है वो है बेटा मोनोमियल।
कैसा है? तो मोनोमियल। अच्छा, मोनोमियल का मीनिंग पता है? मोनोमियल, मोनो मीन्स होता है बेटा वन, तो मोनोमियल मीन्स हो जाएगा जिसमें वन टर्म हो, केवल और केवल सिंगल टर्म हो। तो एक टर्म वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो मोनोमियल कहते हैं। तो अब मोनोमियल का एग्जाम्पल देख लिया जाए भाई, कि मोनोमियल के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया 5x, मैंने लिख दिया 3xy। देखो एक ही एक टर्म है बेटा, कॉमा मैं दे रहा हूँ, समझो बातों को। अगर मैंने लिख दिया केवल और केवल -9, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया ना, आपके टर्म हो गया, और वो भी कितने सारे टर्म हो गए? तो सिंगल टर्म हो गए। तो ये मोनोमियल हो गया। मोनोमियल के बाद जो सेकंड है वो है बेटा आपका बाइनोमियल। बाई बाइनोमियल। और पता है ये बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है? बाई मीन्स होता है टू, तो जहां टू टर्म्स हो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप लिखो टू टर्म्स। जो टू टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। और उसके एग्जाम्पल में ऐसे ले सकते हो 2a + 3b। बोलो ये इसमें टू टर्म्स हैं कि नहीं है? अच्छा, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस में 5xy², तो यहाँ भी देखो टू टर्म्स हैं। तो एक्सेट्रा जहां भी टू टर्म्स होगा वो कैसे हो जाएंगे बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? तो बाइनोमियल होंगे। अच्छा, बाइनोमियल के बाद एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब यहाँ पे देखो ट्राइनोमियल में कितने सारे टर्म्स हो जाएंगे? तो ट्राइनोमियल में अब तुम खुद बताओ, खुद बताओ भाई कितने सारे टर्म्स होंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, थ्री टर्म्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ऐसे कह सकते हो x + y - z। देखो तो यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं क्या? बिल्कुल है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2a + 3b अब माइनस में 4c, यहाँ भी है क्या थ्री टर्म्स? बिल्कुल थ्री टर्म्स हैं। तो देखो ना प्लस माइनस से सेपरेट तो हो रहा है, थ्री टर्म्स तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्वाड्रीनोमियल भी होता है। कैसा होता है बेटा? तो क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल, अब ये क्वाड्रीनोमियल क्या होता है? तो जिसमें फोर टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे बाबू? यहाँ पे फोर टर्म्स होंगे। तो ये बात समझ में आ गया, अब सबका एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल भी समझ लो। पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे देखना, ये जो पॉली का मीनिंग होता है बेटा मेनी। मेनी, पॉली का मीनिंग क्या होता है? तो पॉली का मीनिंग होता है मेनी। तो जहां पे मेनी टर्म्स हो, मेनी टर्म्स, समझ रहे हो? मेनी टर्म्स कहने का मतलब कि मोर देन वन टर्म्स। अच्छा, एक से ज्यादा जब तक नहीं होंगे तब तक आप कैसे कहेंगे कि वो वहां पे कई सारे लोग हैं? आपको एक लोग को तो नहीं कहोगे कि वहां पे कई सारे लोग हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में बस आपको इतना लिखना है कि मोर देन वन टर्म, ठीक है? एक से ज्यादा जैसे ही हुआ ना, वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आपने लिख दिया x + y, ये पॉलिनोमियल है। कहोगे सर नहीं तो ये तो बाइनोमियल है। हाँ मेरे भाई, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है। अगर आपने कह दिया कि 3x + 5y - 2z, सर ये तो पॉलिनोमियल नहीं, ये हमारा जो है ना वो ट्राइनोमियल होगा। तो भाई मेरे, ट्राइनोमियल में एक से ज्यादा टर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा टर्म? तो थ्री टर्म्स। और यहाँ पे कौन से हैं? ये तो ट्राइनोमियल है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। इसका मतलब आपको ये पता चला, फाइनल कंक्लूजन आपने ये निकाल लिया कि चाहे अगर वो बात की जाए बाइनोमियल की, चाहे आप हमसे बात करें ट्राइनोमियल की, चाहे आप हमसे बात करें ट्राइनोमियल के बाद क्वाड्रीनोमियल की, ये सभी के सभी हमारे जो है वो क्या हो जाएंगे? तो एग्जैक्टली पॉलिनोमियल हो जाएंगे। बोलो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? पॉलिनोमियल, बोल बेटा क्लियर हुआ क्या? तो हाँ एग्जैक्टली बहुत आसान था, इसको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपको बहुत ही बेहद खूबसूरत खतरनाक किस्म का जबरदस्त वाला ये चैप्टर है। तो इसको आप बहुत डिटेल से पढ़ो, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एक भी दिक्कतें नहीं आए। अच्छा चलो, कुछ और बातों को हम थोड़ा थोड़ा सा सीख लेते हैं, इसमें जो यूज होने वाले हैं, कहीं कहीं पे हम यूज करेंगे फैक्टर्स, ठीक है? तो अब फैक्टर्स आपको समझना है कि फैक्टर होता है क्या है। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे बेटा ले लिया 5x ले लिया, ठीक है? तो अब ये 5x तो एक टर्म है, हाँ टर्म है, लेकिन इसमें टू फैक्टर्स हैं, क्योंकि एक बेटा 5 हो जाएगा और एक x हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे कितने सारे फैक्टर्स हैं? तो टू फैक्टर्स हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो एक फैक्टर तो बेटा 5 हो गया, और दूसरा फैक्टर कौन हो गया? तो दूसरा फैक्टर आपका x हो गया। क्लियर हुआ क्या? अच्छा सुनो, 5 और x में सुनना, यहाँ पे सुनना, ये जो 5 है ना बेटा नंबर है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरल फैक्टर।
कैसा फैक्टर बोलेंगे? तो न्यूमरल फैक्टर कहेंगे। अच्छा, ये जो x है, ये x की हम बात कर रहे हैं, ये तो नंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे लिटरल फैक्टर। क्या बोलेंगे? तो लिटरल फैक्टर। ये बात क्लियर हुआ क्या कि न्यूमरल फैक्टर कौन सा होगा और लिटरल फैक्टर कौन सा होगा? एग्जैक्टली समझ में आ गया क्या? अच्छा सुनो, और एग्जांपल लेकर के तुम्हारी बातों को क्लियर करते हैं। सपोज दैट के -2 एक्स स्क्वायर वाई जेड है, ठीक है। अब इसमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो आपको पता है इसमें एग्जैक्टली बात करें तो ये -2 एक फैक्टर हो गया, ये बेटा -2 फैक्टर हो गया। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर भी फैक्टर हो गया, वाई भी फैक्टर हो गया, जेड भी फैक्टर हो गया, सभी के सभी आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने सारे फैक्टर्स हो जाएंगे? तो यहाँ पे टोटल आप बोलोगे कि यहाँ पे सर 4 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए? तो 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये सब अलग अलग फैक्टर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में डबल एक्स है, एक्स इंटू एक्स है, तुम बस ये कहना कि हाँ ये दो फैक्टर हो गए। आप कह भी सकते हो एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, ऐसे कहा जा सकता है। बट मैं ओवरऑल आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि फैक्टर क्या होता है। लेकिन अब आप यहाँ पे समझोगे कि इस -2 को बोलेंगे बेटा न्यूमरल फैक्टर। ये जो है ना वो आपका न्यूमरल फैक्टर, क्योंकि नंबर है तो ये न्यूमरल फैक्टर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं कि ये न्यूमरल फैक्टर। लेकिन यहाँ पे देखना एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये सब मिल कर करके ये नंबर तो नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको लिटरल फैक्टर। क्या बोलेंगे बेटा? तो इसको लिटरल फैक्टर कहेंगे। बोलो समझ में आई क्या बात? फैक्टर के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ, तो लिटरल फैक्टर ध्यान रखना, लिटरल फैक्टर मतलब कि एक्स वाई जेड वेरिएबल की बातें की जा रही है, क्योंकि आगे हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म बताएंगे तो वहां पे इस लिटरल फैक्टर का बहुत यूज होने वाला होगा। लिटरल फैक्टर मीन्स सर नंबर को छोड़ करके जो भी एक्स वाई जेड वेरिएबल वाला उसमें मल्टीप्लाई है ना, वेरिएबल वाले जो फैक्टर्स हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी को लिटरल फैक्टर कहेंगे। समझ में आ गई क्या बात? चलो बहुत बढ़िया। छोटा सा टॉपिक एक और है जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ये भी समझ लो, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हेडिंग डाल लो, कोएफिशिएंट। ठीक है, अब कोएफिशिएंट को समझना, यहाँ पे गौर करने की बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि -5xyz, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो -5 है ना, यानी कि कौन सा नंबर उसमें मल्टीप्लाई है वही उसका कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो बेटा यही हो गया आपका कोएफिशिएंट, ठीक है। ये क्या हो गया? तो आपका ये कोएफिशिएंट हो गया। इसको कभी कभी न्यूमरल कोएफिशिएंट भी कहा जाता है, इसको न्यूमरल कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। तो मैं वो भी लिख देता हूँ, या तो सिंपली आप कोएफिशिएंट कहो और नहीं तो आप क्या कहो? न्यूमरल कोएफिशिएंट कहो, दोनों बात सही है। तो अब इतना कौन बोलता है यार न्यूमरल कोएफिशिएंट? सिंपल सा बोल देंगे कि कोएफिशिएंट है। -5xyz ये पूरा का पूरा एक टर्म है, समझने की जरूरत है कि -5xyz ये पूरा का पूरा एक टर्म है बेटा, ये पूरा एक टर्म है। यहाँ पे आप समझो, और इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है? तो -5 कोफिशिएंट है। समझ में आया क्या? न्यूमरल कोफिशिएंट क्या है? तो -5 है। समझ गए? अच्छा सुनो, कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है आपसे कि आपको बताना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, केवल यहाँ पे पूछ देगा x का कोफिशिएंट ऑफ x। तो पता है x के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है, सबको लिख दो। x को छोड़ के बेटा, x को छोड़ के क्या बचा? तो -5yz बचा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो कि -5yz लिख दो, यही हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। अगर किसी ने पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ y बताओ, y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो y को डिलीट करो, क्या बच गया बेटा? तो -5xz बच गया। तो आप बता दोगे -5xz, -5xz, ठीक है। किसी ने कह डाला कि कोफिशिएंट ऑफ yz बताओ, yz का कोफिशिएंट क्या है, तो yz को डिलीट कर दो, क्या बचा? -5x। तो बोल डालो कि हाँ -5x होगा। अच्छा, किसी ने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स वाई जेड को छोड़ कर करके -5 बचा तो -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर वो कैटेगराइज करके पूछेगा स्पेशल अलग अलग वेरिएबल का, तो आप ऐसे करके बताओगे, वरना नॉर्मली कोई पूछे कि इसका कोफिशिएंट क्या है तो -5 बताओगे। जैसे मैंने तुमसे एक क्वेश्चन कर दिया कि बेटा 3/4 x² y का कोफिशिएंट क्या है, बस कुछ नहीं मैंने पूछा, केवल इतनी सी बात मैंने कह डाला कि इसकी कोफिशिएंट क्या है। तुम्हारा क्या रिप्लाई आएगा? कहोगे यस सर 3/4 हो जाएगा। क्या होगा?
3/4 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो आपने कॉफिशिएंट को भी समझ लिया है, बहुत बेहतर। तो आपने कॉफिशिएंट को समझा, पीछे आपने फैक्टर्स को समझा, फिर आपने टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा, उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, तो बहुत सारी चीजों को आपने समझ लिया है। थोड़ा सा और चीज समझ लो, हालांकि ये 2 पार्ट में होंगे। ये जो आपके एक्सरसाइज है ना 9.1, इसकी एक और इंट्रोडक्शन मैं लूंगा, क्योंकि आज मैं बेसिक बेसिक बातों को बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसी चीजों को हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे समझना एक बातों को अच्छे से, कि कांस्टेंट टर्म किसको कहते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे लो, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, यस सर हम लोगों ने तो कांस्टेंट पढ़ा है, तो उसी कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म कहेंगे, क्योंकि ऑल कांस्टेंट आर टर्म्स होता है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म वही होगा। बिल्कुल सही तुमने समझा। यानी कि लिटरल फैक्टर हैविंग नो लिटरल फैक्टर, उसके पास कोई लिटरल फैक्टर नहीं होगा। हैविंग नो लिटरल फैक्टर, अभी अभी मैंने आपको लिटरल फैक्टर बताया ना बेटा, एक्स वाई जेड जो होता है वो लिटरल फैक्टर हो जाता है। तो आप क्या कहोगे कि एग्जाम्पल में इस तरीके से कहोगे कि देखिए सर 5 ले लिए, इसमें कोई लिटल फैक्टर है नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। -3 में भी कोई लिटल फैक्टर नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। 5/9 में भी कोई नहीं है ना लिटल फैक्टर, इसीलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा। ओवरऑल पता है, केवल और केवल ये ध्यान में रखो ना कि जितने सारे कांस्टेंट है वो सभी के सभी कांस्टेंट टर्म हो जाते हैं। समझे? अच्छा, कांस्टेंट टर्म समझ लिया। लास्ट, आज के लेक्चर का ये लास्ट है बेटा, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है? तो ये दोनों बातों को आप समझोगे बेटा। आपके इस वीडियो में भी एक लाइक बटन होगा और एक अनलाइक बटन होगा। आप किसको दबाना पसंद करोगे बेटा? जो तुमको लगता है वो प्रेस कर दो। तुमको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, और अगर पसंद नहीं आ रही है अनलाइक कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ तो करो, ठीक है? और हमें उम्मीद है कि इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और तुम्हें पसंद ना आए, ठीक है? खैर कोई नहीं, आप पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स से आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? और लाइक कर दोगे इस वीडियो को तो हमारी मोटिवेशन और बढ़ेगी, और अच्छे से मैं तुम्हें वीडियो बना कर करके रिप्रेजेंट करूंगा, अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना करके लेकर के आऊंगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन नहीं प्रेस कर रखे हो तो उसको प्रेस कर लो, ठीक है? ऑल नोटिफिकेशन में कर लो, ताकि आपको मिलेंगे हमारे सभी के सभी वीडियोस। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? छोटी सी बातें क्यों ना समझ में आएगा। अच्छा, आपको बातें समझ में आती है तो आप लोग हैशटैग राशिद अंजुम सर क्यों नहीं कमेंट किया करते हैं? उससे हमें लगता है कि हाँ बच्चों को क्लियर हो रहा है। क्या कमेंट करना है? हैशटैग राशिद अंजुम सर, RASHIDANJUMSIR, बेटा ये तुम्हारे सर का नाम है, ठीक है? बस इसी को कमेंट कर डालो, हैशटैग राशिद अंजुम सर, बिना स्पेस दिए हुए, जल्दी से फटाफट से। आपको देखना बहुत चीजें बहुत जल्दी में आपको मैं समझा दूंगा, दिक्कतें नहीं आएंगे। देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म से ही आपके ये पूरे के पूरे चैप्टर बनेंगे। इसीलिए सबसे पहला काम ये कि तुमको ध्यान देकर कर करके इन बातों को अभी सीखना है कि लाइक टर्म क्या होगा और अनलाइक टर्म क्या होगा, ठीक है? देखो, लाइक टर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप यहाँ ध्यान देना कि हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, जिसके पास लिटरल फैक्टर अगर एक ही तरह का होगा उसको हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लो, 2x, अच्छा लिटल फैक्टर x है सर। -3/7x, अच्छा यहाँ पे 9x, 4x, बेटा यहाँ पे देखो तो सबके पास केवल और केवल लिटल फैक्टर x है क्या? तो हाँ, ये आपके कैसे हो गए? तो एग्जैक्टली लाइक टर्म हो गए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से आपको कह डाला कि 7x² -2/3x² +5/9x², ठीक है? तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली सब में लिटिल फैक्टर क्या है बेटा? x², यहाँ क्या है? x है, x है, x है, x है। तो ये x एक अलग लिटिल फैक्टर है,
एक्स स्क्वायर एक अलग लिटरल फैक्टर है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। बोलो समझ में आया? ये वाले भी सभी के सभी नंबर, सभी के सभी टर्म्स लाइक हैं, और इसमें भी सभी के सभी नंबर्स लाइक हैं। अच्छा, अनलाइक टर्म समझना है क्या तुम्हें? तो देखो मैं अनलाइक टर्म भी समझा देता हूँ। ये जो अनलाइक टर्म है ना बेटा, उसमें हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, हैविंग डिफरेंट, बेटा DIFF, डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, हैविंग डिफरेंट लिटल फैक्टर्स, जहां पे लिटल फैक्टर बेटा डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म कहेंगे। देखो यहाँ पे अगर कोई 2x है और कॉमा 5x स्क्वायर है, ओ शिट सर, यहाँ तो लिटल फैक्टर x है और यहाँ x स्क्वायर है, ये तो अनलाइक टर्म हो गया। हाँ समझ गए हो तुम, x और x स्क्वायर वाले भी लाइक नहीं होते हैं, पावर भी सेम होना चाहिए। अगर पावर डिफरेंट हो गया देन तुम कहोगे वो अनलाइक टर्म हो गए, क्योंकि उसका लिटल फैक्टर अनलाइक हो गया, डिफरेंट हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो ना, जल्दी से लाइक करो, बहुत 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 आपका धन्यवाद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बातें क्लियर हो गई होगी। अच्छा, और एग्जांपल्स को ले लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 7y² और 2y³ लिया, और यहाँ पे 5y⁵ लिया। बताना ये सब लिटरल फैक्टर सेम है या फिर यहाँ पे डिफरेंट है? तुम कहोगे सर यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, इसका मतलब कि ये अनलाइक टर्म होगा। y² है, यहाँ y³ है, यहाँ y⁵ है, तो इसका मतलब क्या है ना कि सर यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, अनलाइक टर्म होंगे ये, क्योंकि लिटिल फैक्टर डिफरेंट होता है तो वो अनलाइक टर्म हो जाते हैं। तो बात भैया आपने सारी की सारी समझ ली है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर पार्ट 2 आएगा, इसके इंट्रोडक्शन का जो पार्ट 2 आने वाला है, उसमें बेसिकली हम आपको एडिशन बताने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और दूसरा सब्ट्रैक्शन बताने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और ये वाला लेक्चर तुम्हें अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही लेक्चर अटेंड नहीं करोगे ना जिसमें मैं ये दोनों बातों को बताऊंगा, तो तुम्हें पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुमको दिक्कतें आएंगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद में मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि सर किसी क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करते हैं एंड कैसे आंसर लाते हैं, फिर जब एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे तो उस क्वेश्चन को तुम बहुत अच्छे तरीके से उड़ा डालोगे। ठीक है मेरे भाई, अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते फिर से यही कहूंगा कि अगर आपने बेटा शेयर नहीं किया है तो कम से कम फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन नहीं है प्रेस किया तो उसको भी प्रेस कर लो। बाकी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए पढ़ाई में, अच्छे मन से पढ़िए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। चलो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।